नमस्कार दोस्तों, मैं BL चौधरी। हम आज शिक्षण विधियों का जो पार्ट 4 है, भाग 4 है, इसको हम आज पढ़ने जाएंगे। इससे पहले हम शिक्षण विधियों के जो रीट जो अभी 2021 में एग्ज़ाम होगा ऐसा सुनने में आ रहा है, और 100% 2021 के मार्च से लेकर जून के बीच में रीट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम शिक्षण विधियों की जो सीरीज़ चला रहे थे, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, तो उसके अंदर हम रीट के लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर संस्कृत की शिक्षण विधियों के इससे पूर्व 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, और आज हम भाग 4 की ओर बढ़ेंगे। भाग 4 को पढ़ेंगे। इसे हम अधिगम के साधन के नाम से हमारे कोर्स में जानते हैं रीट के, और शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर इस पार्ट से लगभग 2 से 3 प्रश्न आने की हर बार संभावना रहती है। पिछली बार रीट 2018 के अंदर भी आपने इसके अंदर देखा होगा, एक प्रश्न बहुत फेमस था, मस्तिष्क यंत्रम कीदृशम साधनम। जो मस्तिष्क यंत्र हैं वो अधिगम के किस प्रकार का साधन माना गया है, ये प्रश्न पिछली बार इससे आया था, और इससे 2 प्रश्न और भी आए थे। तो साथियों, हम इस रीट के अंदर जो ये अधिगम के साधन नाम को टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका अपने इस YouTube चैनल संस्कृत BL चौधरी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप मेरे इस YouTube चैनल पर एकदम फ्री आराम से संस्कृत के संपूर्ण संस्कृत का रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर जितना भी संस्कृत का कोर्स है, आराम से पूर्ण रूप से इस कोर्स को फ्री आपको उपलब्ध होगा, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो को अच्छी प्रकार से 1 बार 2 बार देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मित्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। बहुत ही शानदार शिक्षण जो सामग्री हैं, जो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, वो आपके लिए मैं बहुत ही सारांश के अंदर और बहुत ही गूढ़ तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और आज भी इस वीडियो में करने वाला हूं। चलो हम चलते हैं संस्कृत के अधिगम के साधन, जो संस्कृत की शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। अब अधिगम के साधन, तो अधिगम किसे कहा जाता है? अधिगम कहते हैं पढ़कर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम अधिगम कहेंगे। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं अधिगम किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पढ़कर के ग्रहण करने की प्रक्रिया, पढ़कर ग्रहण करने की प्रक्रिया को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। तो दोस्तों, अधिगम किसे कहा गया? पढ़कर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। और इस अधिगम को स्थायी रूप देने के लिए, इस अधिगम को और सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अधिगम के साधनों की आवश्यकता होती है, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे देखिएगा, अधिगम तो पढ़कर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? अधिगम कहा गया। किंतु अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, इसे सुदृढ़ करने के लिए, हम विस्मृत न हो पढ़ी हुई जितनी भी सामग्री हमारी, हम उसे भूलें नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? अधिगम के साधनों का प्रयोग करते हैं। और शिक्षण को रुचिकर और रोचक और सरल बनाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए भी हम अधिगम के साधनों का और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग में इसे लाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अधिगम किसे कहा गया? पढ़कर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अधिगम कहा गया। और इस अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो अधिगम के साधन, कौन कौन से अधिगम के साधन है? श्रव्य साधन होगा, दृश्य साधन होगा, श्रव्य व दृश्य, तो तीसरा प्रकार है श्रव्य व दृश्य साधन। ये 3 प्रकार के साधन और शिक्षण सहायक सामग्री है। इसका प्रयोग अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए, सुदृढ़ स्थायित्व लाने के लिए, इनका अधिगम के साधनों का श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्य और दृश्य, इसका प्रयोग किया जाता है, और जिससे हमारा अधिगम क्या हो? और सुदृढ़ हो। देखिए, ये तो बात हो गई अधिगम और अधिगम के साधनों की, अधिगम किसे कहा गया। किंतु ये अधिगम के जो साधन है, अधिगम के जो साधन है, इनका उद्देश्य क्या है? ये तो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री या अधिगम के साधन, इनका मित्रों उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिएगा, उद्देश्य में इसके अंदर क्या होगा?
जो अधिगम के जितने भी हम साधन जो प्रयोग में लाएंगे अधिगम के अंदर या शिक्षण के सहायक के लिए सामग्री का जो हम प्रयोग करेंगे, जिसे हम उपयोग में लेंगे, उसका उद्देश्य क्या रहेगा। उद्देश्य जानना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है, उद्देश्य में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए दोस्तों, अर्जित ज्ञान लंबे समय तक बुद्धि में स्थायी रह पाए। सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा, स्थायी जो ज्ञान है, स्थायी ज्ञान लंबे समय तक, स्थायी जो ज्ञान है वह लंबे समय तक बुद्धि में स्थायी रह पाए। जो स्थायी ज्ञान लंबे समय तक बुद्धि में स्थायी रहे, बुद्धि में क्या रहे, स्थायी रहे। जो इसे हम स्थायी ज्ञान को हम अर्जित ज्ञान भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अर्जित ज्ञान। अर्जित जो ज्ञान है, अर्जित ज्ञान लंबे समय तक क्या रहे, बुद्धि में स्थायी रहे। और दूसरा इसका जो उद्देश्य होगा दोस्तों, अर्जित ज्ञान को हम लंबे समय तक किसके माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से अर्जित ज्ञान जो हमने पढ़ा है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यह अध्ययन किया हुआ जो ज्ञान, अध्ययन किया हुआ ज्ञान कह सकते हैं हम इसे, अर्जित किया हुआ ज्ञान इसे हम कह सकते हैं, लंबे समय तक, अत्यधिक समय तक हमारी बुद्धि में क्या रहे, स्थायी रहे, जिससे हम भूले नहीं, विस्मृत न हो। इसके लिए भी शिक्षण सहायक सामग्री का हमारे लिए उपयोग में लाई जाती है। छात्रों में पाठ के प्रति उत्सुकता, जिज्ञासा और रुचि, सक्रियता उत्पन्न करना। छात्रों में, जो छात्र हैं इनके पाठ के प्रति, छात्रों में पाठ के प्रति सक्रियता, रुचि, रोचकता उत्पन्न करना। अधिगम साधनों से क्या, अधिगम साधनों के माध्यम से शिक्षक छात्रों में पाठ के प्रति, यदि विद्यार्थियों को पाठ या जो विषय वस्तु है जो कठिन लगे, तो शिक्षक क्या करेगा, छात्रों में पाठ के प्रति इन अधिगम साधनों, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से सक्रियता उत्पन्न करेगा, रुचि को उत्पन्न करेगा और उस पाठ को क्या बनाएगा, रोचक बनाएगा, अर्थात रोचकता उत्पन्न करेगा। इन साधनों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न होगी और छात्र पाठ के प्रति रुचि लेंगे और वे पाठ के प्रति क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, अध्ययन के प्रति क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। यदि हम तीसरे उद्देश्य को देखें, शिक्षण को स्पष्ट, रुचिपूर्ण व आकर्षक बनाना। शिक्षण को स्पष्ट और रुचिपूर्ण व आकर्षक बनाना, रुचिपूर्ण व आकर्षक बनाना। तो देखिए, इन उद्देश्यों को हम एक बार से और देखते हैं। अधिगम के साधन और शिक्षण सहायक सामग्री है, ये उद्देश्य क्या कहते हैं कि अर्जित ज्ञान को लंबे समय तक बुद्धि में स्थायी रहे, अर्थात जो अध्ययन किया हुआ ज्ञान है, जो हमने अध्ययन किया है, ये लंबे समय तक, काफ़ी समय तक, जिसे हम विस्मृत न करें, अर्थात हमारी बुद्धि में ये क्या हो, उसके अंदर स्थायित्व आ जाए। तत्पश्चात दूसरा जो हमारा रहेगा, छात्रों में पाठ के प्रति, दूसरा उद्देश्य छात्रों में पाठ के प्रति क्या हो, सक्रियता उत्पन्न हो, उनके अंदर रुचि लें और उनके अंदर रोचकता उत्पन्न हो। तो ये रोचकता उत्पन्न किससे हम कर सकते हैं, अधिगम के साधनों से कर सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री से कर सकते हैं। और तीसरा हमारा उद्देश्य रहेगा, शिक्षण को स्पष्ट, रुचिपूर्ण व आकर्षक बनाना। इसके माध्यम से हम जो अध्ययन करवा रहे हैं छात्रों को, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम स्पष्ट बनाएंगे, इसके माध्यम से हम रुचिपूर्ण, इस अध्ययन को, शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाएंगे और इसके माध्यम से हम आकर्षक बनाएंगे। तो इससे हमारा क्या रहेगा, शिक्षण रुचिपूर्ण रहेगा, आकर्षक बन जाएगा और स्पष्ट तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो अधिगम के साधनों के प्रकार कितने होते हैं, देखिएगा प्रकार अभी हमने बात की थी, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने मित्रों प्रकार होते हैं, 3 प्रकार इसके होते हैं। देखिए पहला कौन सा है, इसके अंदर देखिए श्रव्य, पहला प्रकार इसका रहेगा श्रव्य प्रकार, श्रव्य साधन। दूसरा इसके अंदर कौन सा रहेगा, दूसरा इसके अंदर रहेगा मित्रों दृश्य साधन। तीसरा इसका प्रकार कौन सा रहेगा, तीसरा इसका प्रकार रहेगा मित्रों दृश्य व
श्रव्य साधन। देखिएगा इसके अंदर 3 प्रकार रहेंगे अधिगम के साधन या शिक्षण सहायक सामग्री के। कितने प्रकार रहेंगे? 3 प्रकार रहेंगे। पहला इसके अंदर रहेगा श्रव्य साधन, तो दूसरा इसके अंदर रहेगा दृश्य साधन, और तीसरा इसका जो प्रकार है वो रहेगा दृश्य व श्रव्य साधन। तो देखिएगा दृश्य व श्रव्य साधन ये कौन कौन से हैं, इनके माध्यम से किस प्रकार से अध्ययन, कौन कौन से श्रव्य साधन हैं, कौन कौन से दृश्य साधन है, तथा कौन कौन से दृश्य व श्रव्य साधन है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके अंदर जानकारी प्राप्त करने से पूर्व यदि आप इसका उद्देश्य का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम इसको इनके प्रकारों की ओर चलते हैं। कौन से श्रव्य साधन में कौन से, अर्थात श्रव्य साधन कौन से होंगे, दृश्य साधन कौन से होंगे और दृश्य व श्रव्य साधन कौन से होंगे, और इससे पूर्व इनमें से कौन कौन से प्रश्न रीट व आरटेट के अंदर आए, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिएगा हम अभी तीनों साधनों में सबसे पहले श्रव्य साधन की ओर चलने वाले हैं। तो श्रव्य साधन जो होते हैं, ये जो श्रव्य साधन है, इनको हम ज्ञान के अंदर स्थायित्व किस प्रकार से लाएंगे? श्रव्य साधनों के माध्यम से, अर्थात सुन करके। श्रव्य साधन का मतलब होता है सुन करके ज्ञान में स्थायित्व लाना, अध्ययन के अंदर स्थायित्व लाना सुन करके, सुनने के माध्यम से। इसके अंदर देखेंगे नहीं, केवल हम क्या करेंगे? सुनेंगे। सबसे पहला ही देखिएगा कौन सा साधन हम लेंगे, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। श्रव्य साधनों के बारे में बात करेंगे हम, कौन कौन से श्रव्य साधन आ रहे। आपने सुना भी होगा वैसे कि आकाशवाणी, देखिए श्रव्य साधन। सबसे पहले देखिएगा श्रव्य साधन ऐसे साधन जिनके माध्यम से, अर्थात जिनसे हम सुन करके हमारे ज्ञान में स्थायित्व लाएं, उसे हम क्या कहेंगे? श्रव्य साधन कहेंगे। अब हम एक एक श्रव्य साधन की ओर चलते हैं। सबसे पहला हमारा श्रव्य साधन कौन सा रहेगा? जिसे हम कहेंगे रेडियो। क्या कहेंगे? पहला हमारा रहेगा रेडियो। इसे हम आकाशवाणी के नाम से भी जान सकते हैं। आकाशवाणी, आपने संस्कृत की वार्ता सुनी होगी, अर्थात संस्कृत में कभी समाचार सुने होंगे। तो सबसे पहले जो संस्कृत में समाचार प्रस्तुत करने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं? इयम आकाशवाणी संप्रति श्रूयताम, अर्थात यह आकाशवाणी है, इस स्थान से आप इसको अब समाचारों को सुनिए। आकाशवाणी अर्थात रेडियो को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? आकाशवाणी के नाम से भी हम जान सकते हैं, आकाशवाणी। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसके अंदर हमारा रहेगा टेप रिकॉर्डर। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? टेप रिकॉर्डर। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा टैप रिकॉर्डर, अर्थात ऐसी सामग्री जिसके अंदर से माध्यम से हम रिकॉर्ड करके, कैसेट वगैरह के माध्यम से पहले टाइम में हम रिकॉर्ड करके इसको सुना करते थे, तो इसे क्या कहेंगे? टैप रिकॉर्डर। तीसरा हमारा रहेगा ग्रामोफोन। क्या रहेगा तीसरा? ग्रामोफोन। और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? ध्वनि मुद्रिका। क्या कहा जाता है? ध्वनि मुद्रिका। इसे ध्वनि मुद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कई बार ग्रामोफोन ऑप्शंस में न आकर के, विकल्पों में ग्रामोफोन न आकर के क्या आएगा? ध्वनि मुद्रिका भी लिखा आ सकता है। तो ध्वनि मुद्रिका किसका साधन है? ये श्रव्य साधन है। इसके अंदर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा निम्न में से, संस्कृत में लिखा आएगा, प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? 3 होंगे, 1 नहीं होगा, या फिर 1 होगा और 3 नहीं होंगे। इस प्रकार से इसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें श्रव्य साधनों के जितने भी श्रव्य साधन हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, उनके भी नाम हमें याद करने पड़ेंगे। और इसके बाद तीसरी के बाद में हम चौथा लेते हैं। चौथा इसका है लिंगुआ फोन। क्या है? लिंगुआ फोन। इसका नाम क्या नाम रखा गया है? लिंगुआ फोन। ये भी किस साधन के अंदर आता है? श्रव्य साधन के अंदर आता है। और चौथा जो है उसे हम कहेंगे सीडी रोम। क्या कहेंगे दोस्तों? पांचवा रहेगा हमारा सीडी रोम। इसे हम संस्कृत में सांद्र मुद्रिका के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? संस्कृत में सीडी रोम को सांद्र मुद्रिका के नाम से भी जानते हैं। और अगला छठा हमारा जो है, वो हमारा रहेगा ऑडियो कैसेट्स
और 7वें नंबर का हमारा जो श्रव्य साधन है वो रहने वाला है गुरुवाणी। क्या रहेगा? गुरुवाणी। गुरुवाणी ये पिछली बार परीक्षा में इसके अंदर प्रश्न भी पूछा गया था भाषा कौशल के माध्यम से। भाषा कौशल जो हमारा तीसरा टॉपिक था, हमने इन शिक्षण संस्कृत को शिक्षण विधियाँ हमारे इस YouTube चैनल पर जो पढ़ी थी, उसके अंदर तीसरा टॉपिक था हमारा भाषा कौशल। उस भाषा कौशल के माध्यम से भी इस गुरुवाणी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो वहाँ हमने तीसरे टॉपिक में इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा। और ये हमारे क्या रहेंगे? श्रव्य साधन। ऐसे साधन जिन्हें सुनकर के अधिगम के अंदर दक्षता, स्थायित्व, ज्ञान के अंदर स्थायित्व प्राप्त किया जा सके, उसे श्रव्य साधन कहेंगे। कौन कौन से? रेडियो जिसका नाम आकाशवाणी, टैप रिकॉर्डर, और तीसरा जो ग्रामोफोन जिसे ध्वनि मुद्रिका के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा रहेगा लिंग्वा फोन, और पांचवा रहेगा सीडी रोम जिसका नाम संस्कृत में सांद्र मुद्रिका रहता है, और छठा रहेगा ऑडियो कैसेट्स, और सातवां रहेगा गुरुवाणी। इसके पश्चात हम दूसरा यदि प्रकार लें, कौन सा प्रकार लें दोस्तों? दूसरा प्रकार लें तो दूसरा प्रकार है हमारा दृश्य साधन। क्या साधन है? दृश्य साधन। दृश्य साधन। इन साधनों के माध्यम से, अर्थात ऐसे साधन जिन्हें देख करके हमारे ज्ञान में, हमारे अध्ययन में स्थायित्व प्राप्त करें। कौन? कैसे साधन? ऐसे साधन जिन्हें हम देख करके हमारे ज्ञान में स्थायित्व, अध्ययन में स्थायित्व प्राप्त करें, उसे क्या कहा जाएगा? दृश्य साधन के नाम से जाने जाएंगे। दृश्य साधन के अंदर यदि हम चलें, इनके प्रकार में चलें, तो सबसे पहला जो दृश्य साधन में आता है उसका नाम है श्यामपट्ट। क्या नाम है दोस्तों? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट जो है ये क्या है? दृश्य साधन। ये कभी भी, अब ये दृश्य साधन सभी होंगे जो सिर्फ दिखाई देंगे, देख करके हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, स्थायित्व, ज्ञान में स्थायित्व लाएंगे, सुनेंगे इनको नहीं। तो श्यामपट्ट जो होता है, इसे एक प्रश्न 2012 आरटेट के अंदर ये भी पूछा गया है, शिक्षकस्य विश्वसनीय मित्रम क, अर्थात शिक्षक का सबसे विश्वसनीय मित्र कौन है? तो श्यामपट्ट। शिक्षक का ये क्या कहलाता है? शिक्षक का विश्वसनीय शिक्षक का विश्वसनीय मित्र। श्यामपट्ट जो है वो शिक्षक का विश्वसनीय मित्र कहलाता है। दूसरा जो है दोस्तों, हम दृश्य साधनों में दूसरे साधन की ओर चलें तो उसका नाम है पाठ्य पुस्तक। क्या नाम है इसका दोस्तों? पाठ्य पुस्तक। अब देखो, श्यामपट्ट तो है शिक्षक का विश्वसनीय मित्र, किंतु जो पाठ्य पुस्तक है ये क्या है? ये है छात्रों का मित्र। पाठ्य पुस्तक किसका मित्र है दोस्तों? ये है छात्रों का मित्र कहलाता है। पाठ्य पुस्तक जो है यह छात्रों का मित्र कहलाता है। किसका मित्र कहलाता है? छात्रों का मित्र। किस प्रकार से कहलाएगा? आप सभी जानते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम जो स्वाध्याय करते हैं, स्व अध्ययन जो हम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम जो स्वयं अध्ययन करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या प्रयोग में लेते हैं? हम पाठ्य पुस्तक को प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि आप रीट का एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं, तो उसके अंदर जो हमारी पाठ्य पुस्तक रीट के कोर्स कीजिए, आप कोई भी आप गाइड पढ़ रहे हैं या संस्कृत की बुक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, या कोई संस्कृत की गाइड पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या होगी? पाठ्य पुस्तक होगी, और उसके माध्यम से हम उसको पढ़ करके, समझ करके, ज्ञान में स्थायित्व ला करके, अतः इसे पाठ्य पुस्तक को क्या कहा गया है? छात्रों का मित्र कहा गया है। और अगले नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा चार्ट आ जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों? ग्राफ आ जाएगा। सभी इनके बारे में जानते हैं, चार्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। और फिर पांचवें नंबर पे दोस्तों आ जाएगा चित्र। क्या आ जाएंगे? चित्र। पांचवें नंबर पे चित्र। चार्ट हमारे लिए काम में आते हैं। चार्ट जब हम बीएड या फिर बीएसटीसी करने गए हैं और हमारे को बाहर विद्यालयों के अंदर जब भेजा जाता है, हमारे पास ग्राफ रहते हैं, हमारे पास चार्ट रहते हैं। चार्टों के माध्यम से विद्यार्थियों को हम चार्टों के माध्यम से भी समझाते हैं, और ग्राफ और चित्रों के माध्यम से छोटे बच्चों की जो क्लास है उसके अंदर हम चित्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को भी समझाते हैं। और उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, मानचित्र, प्रतिरूप, पोस्टर। मानचित्र आगे क्या आ जाएगा? मानचित्र आ जाएंगे मानचित्र के माध्यम से। और 7वें पर आ जाएगा पोस्टर, और 8वें पे आ जाएगा हमारा मानचित्र, प्रतिरूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रतिरूप,
जिसे मानचित्र का दूसरा प्रकार भी कहा जा सकता है। प्रतिरूप को हम क्या कहेंगे? मानचित्र का दूसरा प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसे हम मॉडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉडल। जानते होंगे मॉडल के माध्यम से भी आपने कभी विद्यालयों में बीएसटीसी या बीएड करने गए तो छात्रों को मॉडलों के माध्यम से, मानचित्र और चार्टों के माध्यम से किस प्रकार से आपने उनको अध्ययन करवाया होगा। वो जो बीती बातें हैं, आपने जो ट्रेनिंग ली, वो भी अभी आपके जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वो भी आ गई होगी कि हमने किस प्रकार से छात्रों को। तो यही शिक्षण विधियों का मतलब है, जो आपने बीएसटीसी और बीएड के अंदर जिस प्रकार से आपने अध्ययन करवाया है, लेसन दिए हैं जो विद्यालयों में जाकर के, तो वो लेसन इन्हीं शिक्षण विधियों, वही शिक्षण विधियाँ थी, यही शिक्षण विधियाँ और वही शिक्षण सहायक सामग्री और यही अधिगम के साधन, और वो आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन सी श्रव्य सुनी जाने वाली थी, कौन सी दृश्य देखी जाने वाली थी, और कौन सी दोनों प्रकार की थी। तो वो ही हमारे यहाँ पर परीक्षा में पूछी जाती। कोई कठिन नहीं है, आराम से हम इसे समझ सकते हैं, रट नहीं सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं और इसे हम याद रख सकते हैं कि ये श्रव्य साधन है और ये दृश्य साधन है। ठीक है दोस्तों। और प्रोजेक्टर है 8वें, 9वें नंबर पे हम इसको ले सकते हैं प्रोजेक्टर। और 10वें नंबर पे हम इसको पुस्तकालय को ले सकते हैं, पुस्तकालय, या फिर आप ले सकते हैं संग्रहालय। संग्रहित वस्तुएं जो होती है उनके माध्यम से भी हम ज्ञान को, अधिगम को प्राप्त करते हैं या उसमें स्थायित्व लाते हैं। फिर 11वें नंबर पे आप ले सकते हैं समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं। क्या ले सकते हैं हम? पत्रिकाएं, समाचार पत्र या पत्रिकाएं। तो ये देखिए कितने प्रकार हो गए इसके, 11 से 12 प्रकार हो गए। दृश्य साधनों के श्यामपट शिक्षक का विश्वसनीय मित्र, और दूसरे नंबर पे पाठ्य पुस्तक छात्रों का मित्र, और तीसरे नंबर पे चार्ट, चौथे पे ग्राफ, पांचवें पे चित्र। छोटे बच्चों को हम चित्रों के माध्यम से भी उनके अध्ययन में स्थायित्व लाते हैं। छठा मानचित्र, बड़े जितने जैसे 8th क्लास या 9th या 10th क्लास के अंदर पढ़ने वाले या 12th क्लास के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट या विद्यार्थी जो स्कूलों के अंदर होते हैं, उनको हम मानचित्रों के माध्यम से, भूगोल के मानचित्रों के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। पोस्टरों के माध्यम से प्रतिरूप अर्थात कुछ मॉडल बना के और उनके सामने हम प्रस्तुत करके उनके ज्ञान में हम स्थायित्व लाते हैं। और उसके बाद में प्रोजेक्टर, और फिर बड़े रूप में जाएं तो प्रोजेक्टर होता है जिसमें प्रोजेक्ट में हर कोई वस्तु, कोई भी किसी का मानचित्र बताना हो या फिर किसी देश को बताना हो तो इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट के अंदर बता सकते हैं। 10वें नंबर पे हमारी पुस्तकालय या संग्रहालय, संग्रहित वस्तुओं को विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जा करके, उन्हें संग्रहालय के अंदर ले जा करके संग्रहित वस्तुओं को बता करके ज्ञान से संबंधित, उनके विषय वस्तु से संबंधित संग्रहित वस्तुओं को बता करके उनके ज्ञान में हम स्थायित्व ला सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये भी हम पढ़ करके हमारे ज्ञान में स्थायित्व ला सकते हैं। जैसे कि करंट जीके को हम पढ़ते हैं किसके माध्यम से? समाचार पत्र व पत्रिकाओं आदि के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हमारा जो तीसरा प्रकार रहेगा, श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार रहेगा। क्या प्रकार रहेगा? श्रव्य व दृश्य। अब हम लेंगे तीसरा प्रकार, जो श्रव्य व दृश्य। तीसरा प्रकार हम ले लेते हैं श्रव्य व दृश्य। अब दोनों साधनों का एक साथ प्रयोग लिया जाएगा। ऐसे साधन जिन्हें सुन कर भी, करके भी और देख करके भी, अर्थात सुनाई भी साथ में दे और दिखाई भी साथ में दे, उसके माध्यम से हम ज्ञान में स्थायित्व लाएं, अध्ययन में हम स्थायित्व लाएं, अध्ययन को सुदृढ़ करें, उसे क्या कहा जाएगा? श्रव्य व दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री या अधिगम के साधन कहा जाता है। बहुत ध्यान से अच्छी प्रकार से सुनिएगा। अब ये श्रव्य और दृश्य साधन कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर देखिएगा। सबसे पहले आपने सुना होगा टेलीविजन या टीवी। टेलीविजन क्या रहेगा दोस्तों? टेलीविजन, जिसे हम टीवी कह सकते हैं। और 2 नंबर पे जो हमारा रहेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर। क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर। ये देखिए, कंप्यूटर जो 2018 में एक क्वेश्चन आया था, मस्तिष्क यंत्रम कीदृशम साधनम, अर्थात मस्तिष्क यंत्र किस प्रकार का साधन है, वो प्रश्न यहीं से ही पूछा गया था। तो देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर को और किस किस नाम से जाना जाता है? इसे संगणक साधन यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे मस्तिष्क यंत्र
मस्तिष्क यंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस किस नाम से कंप्यूटर को जाना जाएगा? संगणक यंत्र के नाम से जाना जाएगा, मस्तिष्क यंत्र के नाम से जाना जाएगा। ये पिछली बार ये मस्तिष्क यंत्र वाला प्रश्न पिछली बार रीट 2018 लैंग्वेज सेकंड के अंदर इस प्रश्न को पूछा भी गया था। उसके बाद में देखिएगा दृश्य साधनों, दृश्य व श्रव्य साधनों में और कौन कौन से साधन आते हैं? तो इसके अंदर चलचित्र आते हैं, इसके अंदर नाटक आते हैं। तीसरे नंबर पे हम ले सकते हैं क्या ले सकते हैं? चलचित्र। चौथे साधन के रूप में हम ले सकते हैं नाटक। क्या ले सकते हैं? नाटक। नाटकों के माध्यम से आपने रामलीला आदि जब हाई स्कूल वगैरह के अंदर जब हम अध्ययन करते तो वहाँ पर इसके बारे में नाटक के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से जो हमारे सामने प्रस्तुतियाँ दी जाती है उसे हम नाटक, यहाँ पर विद्यालयों में किसी वार्षिक उत्सव पर 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जो नाटक के माध्यम से प्रस्तुति दी जाती है उसमें बोला भी जाता है और अभिनय भी किया जाता है। तो नाटक जो ये साधन रहेंगे, किसका साधन रहेंगे? श्रव्य और दृश्य का साधन रहेंगे। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? स्मार्टफोन। आजकल के टाइम में क्या आ गए? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो है ये भी क्या रहेगा? ये भी आपका श्रव्य व दृश्य साधनों में रहेगा। अगला हम ले 6 नंबर पर अंतरजालम। क्या रहेगा? अंतरजालम। इसे हम क्या कह सकते हैं? इंटरनेट कह सकते हैं। अंतरजालम को हम क्या कह सकते हैं? इंटरनेट भी कह सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान में स्थायित्व, जैसे कि हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, हम स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्ययन कर रहे हैं और हमें वह प्रश्न नहीं मिल रहा है कहीं, तो हम इंटरनेट पे जाकर के, गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो वहाँ पर उसके वीडियोस या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या फिर वो गूगल पे बोल के भी बताते हैं तो वो दिखाई भी देते हैं और बोल के भी बताते हैं। तो ये इंटरनेट जो अंतर्जाल है वो हमारा इंटरनेट का ही संस्कृत का नाम है अंतर्जाल। और उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों 7वें नंबर पर भाषा प्रयोगशाला। क्या आ जाएगा? भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला अर्थात ऐसी प्रयोगशाला जिसमें भाषा की प्रयोगशाला अर्थात उसके अंदर दिखाई भी दिया जाता है और उसके अंदर सुनाई भी दिया जाता है, उसे हम भाषा प्रयोगशाला कहेंगे। अंतर्जाल इंटरनेट को कहेंगे। स्मार्टफोन श्रव्य दृश्य साधन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। नाटक किस प्रकार से हमारे अभिनय के रूप में प्रयोग में आते हैं, उसे चलचित्र के माध्यम से, टेलीविज़न टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, और इस कंप्यूटर के क्या नाम रहेंगे? संगणक व मस्तिष्क यंत्र। तो दोस्तों ये जो हमारे हैं ये क्या है? श्रव्य और दृश्य साधन था। उससे पूर्व हमने क्या पढ़ा? दृश्य साधनों के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा, इनके क्या उपनाम हैं, किसका कौन सा क्या मित्र हैं, और दृश्य साधनों में कौन कौन से अर्थात कौन कौन से साधन आते हैं। तो ये साधन हमें अच्छी प्रकार से याद करने हैं और इनको समझ करके हमारे स्वयं के ऊपर ढाल करके यदि हम इनका प्रयोग करें, इसको समझने का प्रयास करें, तो हमारे ज्ञान में क्या स्थायित्व आ जाएगा, सुदृढ़ता आ जाएगी, जिसे हम भूलेंगे नहीं। और रीट के अंदर ही हमारी बहुत काम की विषय वस्तु भी हैं। और फिर था हमारा श्रव्य साधन, और श्रव्य साधन के रेडियो को किस प्रकार से, किस नाम से जाना गया? से सुनाई दे करके हमारे ज्ञान में स्थायित्व प्राप्त हो, सिर्फ और सिर्फ सुनाई के माध्यम से ज्ञान में स्थायित्व प्राप्त हो, उसे हम श्रव्य साधन के नाम से जानते हैं। ये थे हमारे 3 प्रकार के साधन। और देखिए अधिगम साधन जो है इनका महत्व क्या रहता है? महत्व, ये साधन पठन पाठन में नवीनता लाते हैं। ये जो साधन होते हैं पठन पाठन में क्या लेके आते हैं? पठन पाठन में ये क्या लेते हैं? जो ये महत्व, यदि हम इनके महत्व की बात करें अधिगम के साधनों की और शिक्षण सहायक सामग्री की, तो ये पठन पाठन क्या लाते हैं? नवीनता लाते हैं। और ये भी कभी कभार क्या महत्व के से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये महत्व जो है अधिगम साधनों का महत्व, तो ये साधन क्या करते हैं? ये हमारे पठन पाठन के अंदर क्या लेके आते हैं? नवीनता लेके आते हैं, जिनके माध्यम से, नवीन प्रयोगों के माध्यम से हम ज्ञान में स्थायित्व प्राप्त कर सकें। और ये क्या करते हैं? विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करते हैं। और दूसरा महत्व क्या रहेगा? विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करते हैं। किसको करते हैं? ये शिक्षण सहायक सामग्री या अधिगम के साधन पुनर्बलन किसे प्रदान करते हैं? विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करते हैं। और पुनर्बलन प्रदान करने और ये रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कम करते हैं। रटने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं? कम क्या करते हैं? ये तीसरा महत्व इसका क्या रहेगा? रटने की जो प्रवृत्ति होती है, रटने की प्रवृत्ति उसे कम करते हैं। रटने की प्रवृत्ति को कम करते हैं।
कौन करते हैं कम? अधिगम के साधन। जो अधिगम के साधन है, जिसकी रटने की अत्यधिक प्रवृत्ति है, तो इन अधिगम साधनों के माध्यम से वो अध्ययन करेगा छात्र, तो वो क्या होगा, उसकी रटने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और वो समझ, उसके अंदर समझ विकसित होगी और समझ के माध्यम से उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा। और ये कठिन, ये जो विषय वस्तु, जो कठिन से कठिन विषय वस्तु है, उसको सरल, स्पष्ट और रुचिकर बनाते हैं। कठिन से कठिन विषय वस्तु को, चौथा हम प्रकार इसका महत्व देखें, कठिन विषय वस्तु को, कठिन विषय वस्तु को सरल, रोचक व क्या बनाते हैं, वह स्पष्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरल, रोचक व स्पष्ट बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अधिगम के साधन या शिक्षण सहायक सामग्री कठिन से कठिन विषय वस्तु को भी अधिगम के साधन सरल, रोचक व स्पष्ट बनाते हैं। और यदि हम इसका अगला प्रकार देखें तो शिक्षण सहायक सामग्री से हमें क्या अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अगर हम इसका पांचवा प्रकार देखें, महत्व देखें, तो ये क्या है, इससे हमें क्या होती है, अभिप्रेरणा। क्या प्राप्त होती है? अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अधिगम के साधनों से या शिक्षण सहायक सामग्री से हमें क्या प्राप्त होती है? अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अभिप्रेरणा अर्थात आगे बढ़ने की प्रेरणा, जिससे कि अंदर हमारे अंदर ये ज्ञान जो स्थायित्व होता है, उससे अंदर हमारा ज्ञान आगे और आगे बढ़ता है और हम आगे इस ज्ञान को और आगे बढ़ा करके और अन्य को भी हम इसे ज्ञान प्रदान करें। इस प्रकार से हमें अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये महत्व, पठन पाठन में ये साधन हमारे नवीनता लाते हैं और छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करते हैं और छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। और अगला इसका महत्व रहेगा, कठिन से कठिन विषय वस्तु को भी ये क्या करते हैं, सरल व रोचक व स्पष्ट बनाते हैं और हमें, हमारे में या छात्रों में अभिप्रेरणा विकसित करते हैं। और इन अधिगम के साधनों से अभिप्रेरणा विकसित होती हैं, अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। ये थे हमारे अधिगम के साधन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को आप एक बार दो बार अच्छी प्रकार से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, छोटा ही वीडियो है और वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको कहता हूं कि आपको 100% ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को आप अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने इस चैनल को, संस्कृत बीएल चौधरी, जो रीड का आपके लिए चैनल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए संस्कृत की शिक्षण विधियाँ और पूरी की पूरी संस्कृत की व्याकरण, ग्रामर जो हैं, जो एक आपको कठिनता होती है अन्य गाइडों में या बुक्स में पढ़ने की में, तो उनको सरल रूप से मैं आपके सामने ये जो प्रस्तुत करता हूँ इस वीडियो क्लासेस के माध्यम से, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, अन्य को भी प्रेरित करिए इसे पढ़ने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। आगे वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, मैं पूर्व उससे पहले कहना चाहता हूँ, हमारा जो भाग जो 5 है वो कौन सा रहेगा? मूल्यांकन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल्यांकन नाम का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी 2 से 3 प्रश्न रीड के अंदर अक्सर लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आपने अभी इसके अंदर पढ़ा और समझा, और उसके बाद हम जो अगला जो टॉपिक है हमारा चौथे से आगे 5वां जो टॉपिक आएगा जिसका नाम है मूल्यांकन टॉपिक को हम अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और उसको पढ़ करके आप अपनी विषय वस्तु को अच्छी से क्लियर कर पाएंगे और ज्ञान में स्थायित्व और रीड के अंदर अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विराम चाहता हूँ और हम नेक्स्ट टॉपिक मूल्यांकन में चलेंगे। धन्यवाद।